हेलो एवरीवन। वेलकम टू नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। अभी तक हमने चैप्टर 1 को क्लियर किया है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप का जो नेशनलिज्म है उसके बारे में आपने पढ़ लिया और ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी कि नेशनलिज्म का मतलब होता क्या है। इसका सिंपल मीनिंग है कि देशभक्ति की भावना आपके अंदर कैसे क्रिएट करना। देन यहाँ पर जो है हमने यूरोप में देखा कि वहाँ पर कैसे कैसे सारी कंट्रीज़ जो थी वो अपने आप में फ्रीडम को अचीव की है। आज हम देखेंगे कि हमारे इंडिया में भी किस तरह से लोगों ने अपने आप को एकदम इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। यहाँ पर भी यही हुआ कि इंडिया में भी लोगों के अंदर अपने नेशनलिज्म को पाने के लिए, अपने इंडिया को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए बहुत सारे यहाँ पर उनको मूवमेंट्स करने पड़े, उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो आज के वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि टॉपिक्स क्या क्या है। यहाँ पर है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, फर्स्ट आपका ये टॉपिक है। देन सेकेंड टॉपिक है डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। थर्ड टॉपिक है टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस एंड द फोर्थ टॉपिक है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। यहाँ पर जो है ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत ही डीप में पढ़ाए जाएंगे। तो इस आज के वीडियो में जो है हम टॉपिक 1 को क्लियर करेंगे। तो इन दिस चैप्टर वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम द 90s एंड स्टडी द नॉन कॉरपोरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस चैप्टर में हम जो है अभी तक जो 1920 जो के पहले की जितनी भी बातें थी वो प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ भी ली होंगी कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं हमारी इंडिया में। देन यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे आपके 10th में जो है वो 1920 के बाद की चीज़ों को यहाँ पर दिया गया है। हमें यहाँ पढ़ना है कि हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल। यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ों को भी समझना है और किस तरह से लोगों ने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है और कैसे लोगों ने इसको इमेजिन किया है, ये सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर जानना है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे यहाँ पर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। तो यहाँ पर जैसे कि इनके भी सब टॉपिक्स भी हैं, जैसे इसके अंदर में आपको पढ़ना है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, द रॉलेट एक्ट एंड वाई नॉन कॉरपोरेशन ही क्यों ज़रूरी हुआ। तो इसके पहले एक आपके माइंड में ये सेटअप बना देती हूँ कि यहाँ पर जो है आपको पढ़ना है, क्योंकि अभी तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो गया था ये 1940 से लेकर के 1918 तक। ठीक है, 1914 से लेकर 1918 तक तो एकदम वहाँ पर क्या है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था और उसका बहुत सारा इफ़ेक्ट जो है वो इंडिया में भी देखने को मिला है। तो यहाँ पर जो है हमें इन्हीं सब चीज़ों के बारे में समझना है और हमारी इंडिया ने कैसे अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर किया, किस तरह से हम लोगों ने जो है नेशनलिज्म को अचीव किया और क्या क्या चीज़ें हुई, ये सारे पॉइंट्स हमें देखने हैं। और किस तरह से महात्मा गांधी जी ने जो है ये सारी चीज़ों को अचीव कराने के लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो लागू की, कौन कौन से मूवमेंट्स किए, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले ये जानना है कि इफ़ेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया। तो जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है अभी तक पूरे मतलब वर्ल्ड में चल रहा था, लेकिन उसी का इफ़ेक्ट जो है यहाँ इंडिया में भी देखने को मिला है। सिर्फ यहाँ पर ओनली अदर कंट्रीज़ ही नहीं बल्कि इंडिया भी जो है इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड था। क्या क्या पॉइंट्स थे यहाँ पे, जैसे सबसे पहला है आपका इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ ब्रिटिश आर्मी वॉज फाइनेंस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग इनकम टैक्स, इंक्रीजिंग टैक्सेस इन इंडिया। यहाँ पर जो ब्रिटिश आर्मी थी वो इंडिया में क्या कर रही थी, अपने फाइनेंशियल जो चीज़ें थी अपने आप को मतलब मजबूत बनाने के लिए फाइनेंशियली वो इंडिया में टैक्स को इंक्रीज़ कर रही थी, क्योंकि उनको युद्ध लड़ना है, उन्हें वॉर कंप्लीट करना है और इस तरह से वो पैसे कहाँ से पाएंगे, तो वो पैसों को जो है इंडिया में टैक्स को इंक्रीज़ करके पैसों को अचीव करते थे। देन सेकेंड पॉइंट है थ्रू द वॉर ईयर्स prices increased doubling between 1913 to 1918 caused hardship for common people। यहाँ पर क्या हुआ कि
1913 से लेकर 1918 के बीच में प्राइजेस इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि ये प्राइजेस डबल हो गए थे। 1913 में जो चीज़ें जहाँ पर जो रेट पे थी, 18 तक आते आते उसकी जो थी वो डबलिंग हो चुकी थी। सपोज़ अगर मान लीजिए कि कोई अगर वहाँ पर जा रहा है आलू खरीदने के लिए, उसको 20 रुपए का मिल रहा है 1 किलो, तो 18 तक आते आते वही आलू जो है वो अब 40 रुपए का हो चुका था। तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करने पड़े। Villagers were called upon to supply soldiers and the forced recruitment in rural areas caused widespread anger। यहाँ पर क्या है कि गांवों से लोगों को उठा करके ले जाया जा रहा था, सप्लाई किया जा रहा था एज अ सोल्जर। उनको जो है सोल्जर्स बना दिया जा रहा था, उन्हें आर्मी में अपने आप भर्ती कर दिया जा रहा था ताकि वो जो है वर्ल्ड वॉर को फेस करें, वो भी जाकर लड़ें। तो ये तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो गई। देन इन 1918 टू 1919 एंड 1920 टू 1921 क्रॉप्स फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब इतना तो ठीक था, लेकिन उसी बीच में क्या हुआ कि 18 से 19 और 20 से 21 के बीच में लोगों की जो फसलें थी वो ख़राब होने लगी। इंडिया में जो फसल थी वो ख़राब होने लगी, रिजल्टिंग इन शॉर्टेज ऑफ फूड। इसका ये कारण हो गया कि लोगों के पास खाने की क्या हो गई, कमी हो गई, फूड्स का क्या हो गया, शॉर्टेज हो गया वहाँ पर। तो 12 to 13 मिलियन ऑफ पीपल डाइड ड्यू टू ड्रॉट एंड एपिडेमिक। तो रिजल्ट ये हुआ कि लगभग 12 से 13 मिलियन पीपल जो थे वो क्या कर चुके थे, मर चुके थे। किससे? भूख से, और वहाँ पर महामारी फैल गई थी उसके कारण से। तो यहाँ 12 से 13 मिलियन का मतलब आप समझ सकते हैं 120 से लेकर के 130 लाख लोग। यहाँ पर जैसे इस टाइम कोरोना चल रहा है, वैसे उस टाइम वहाँ पर भी क्या थी, एक बहुत ही बड़ी एक वहाँ पर एपिडेमिक फैल चुकी थी, महामारी फैल चुकी थी। तो दिस वॉज accompanied by an influenza epidemic according to the census of 1921। 12 to 13 million people precised as a result of famines and the epidemic। 1921 के सेंसस को अगर रिकॉर्ड करके देखा जाए तो लगभग 120 से 130 लाख लोग, यहाँ 12 to 13 मिलियन का मतलब यही होता है। तो इतने लोग जो थे वो यहाँ पर क्या थे कि फ्लू की वजह से, वहाँ पर जैसे इस टाइम कोरोना फैला है वैसे वहाँ पर उस टाइम फ्लू भी फैल चुका था, उसकी वजह से लोगों, और साथ ही वहाँ पर क्या था, महामारी की वजह से, भुखमरी से बहुत सारे लोग थे वो मर चुके थे। तो ये सारी चीज़ों को इंडिया को फेस करना पड़ा। People hoped that their hardship would end after the war was over, but that did not happen। बट लोगों ने ये सोचा कि चलो ठीक है, लेकिन जैसे ही वॉर ख़त्म हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी और हमें जो है इन सारी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, हमारी हार्डशिप जो है वो एंड हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोगों का जो ये मानना था वो गलत हो गया, क्योंकि जो भी यहाँ पर एपिडेमिक फैल चुकी थी, जो भी यहाँ पे महामारी थी, उसकी वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिला। और उस टाइम गरीबी बहुत ज़्यादा थी और साथ ही भुखमरी भी थी। और लोगों का जो ये सोच था कि वॉर पर सब कुछ सही हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इसी टाइम पे क्या हुआ कि एट दिस टाइम अ न्यू लीडर केम इन लाइट, दैट इज़ महात्मा गांधी, जिसे आप बहुत सभी जानते हैं, सभी कोई इनको जानते हैं। ही इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ये जो महात्मा गांधी हैं, उसी टाइम पे जब इतनी सारी चीज़ों को लोगों को फेस करना पड़ा, प्रॉब्लम्स हो रही थी, उसी टाइम ये आए एक बहुत अच्छे लीडर बन के सभी के लोगों के सामने, इंडिया के सामने। और इन्होंने अपने से एक आइडिया लोगों के मन में दिया, जिसे हम कहते हैं सत्याग्रह। ये होता क्या है, चलिए इसको हम समझते हैं। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, व्हाट इज सत्याग्रह? देखिए, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। महात्मा गांधी जो है वो जनवरी 1915 1915 में इंडिया रिटर्न हुए थे। कहाँ से हुए थे? एज यू नो, ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, where he had successfully fought the resist regime with a novel method of mass agitation which he called सत्याग्रह। देखिए, 1915 में महात्मा गांधी जी इंडिया तो आए, पर उसके पहले वो साउथ अफ्रीका में रहते थे। क्यों? वहाँ पे वो क्या किए, उन्होंने वहाँ पर जो थी वो वकालत की थी, और वो वहाँ से जो है बहुत ही अच्छी वकालत सीख के उसके बाद क्या थे कि
फिर वहाँ से आने के बाद उन्होंने अपना वहाँ पर भी अफ्रीका पे भी क्या था, एक मास एजिटेशन वहाँ पर स्टार्ट किया था। तो उसी का ही रिजल्ट है यहाँ पर, उसको ये बोलते हैं सत्याग्रह। ये अब सत्याग्रह होता क्या है इसे समझ लेते हैं। तो सत्याग्रह को अगर आप ब्रेक करेंगे तो इसकी मीनिंग निकलती है दो, सत्य प्लस आग्रह। सत्य मतलब कि आपको पता है ट्रूथ, एंड आग्रह का मतलब होता है किसी से किसी चीज़ के बारे में बोलना, ठीक है, उसे रिक्वेस्ट करना या फिर कह सकते हैं नॉर्मली कहना। तो सत्य के प्रति आग्रह करना ही क्या है, सत्याग्रह। तो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह इम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। ये जो सत्याग्रह है इसका मतलब है कि पावर जो है ट्रूथ यानी सत्यता के पावर को इम्फेसाइज करना और यहाँ पर सत्य की खोज करना। सत्याग्रह इज अ पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस और अ पीसफुल मूवमेंट। सत्याग्रह जो है वो एक तरह का क्या है कि शांतिपूर्ण एक आंदोलन है। मूवमेंट मीन्स होता है आंदोलन, ठीक है। एंड महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। और महात्मा गांधी जी का ये मानना था कि जो नॉन वायलेंस है मीन्स अहिंसा, वायलेंस मीन्स क्या होता है, हिंसा, और नॉन वायलेंस उसका अपोजिट है मीन्स अहिंसा जो है वो क्या कर सकती है, पूरी इंडिया के लोगों को आपस में एक बना सकती है। हिंसा से कुछ नहीं होता है, अहिंसा से ही सारी चीज़ों को जीती जाएगी, ऐसा इनका थॉट था महात्मा गांधी जी का। तो अहिंसा इनके लिए मेन था। After coming back in India, Mahatma Gandhi started Satyagraha movement at three places: Champaran in 1916, Kheda in 1917, Ahmedabad in 1918. अब महात्मा गांधी जी आए हैं इंडिया में तो ये थोड़ी है कि एक बार में ही हर चीज़ें शुरू कर देंगे, ठीक है। हर चीज़ों को वो धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे क्योंकि पूरी इंडिया में जो था वो ब्रिटिश का क्या था, राज हो चुका था और साथ ही वॉर की वजह से पूरी इंडिया के लोग अफेक्टेड थे। तो अब एक बार में सारी इंडिया के लोगों को तो ये मतलब कि वहाँ से फ्री कर नहीं सकते हैं, ये जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन धीरे धीरे ये सबको करेंगे। तो इनके आते ही इन्होंने अपना जो आइडिया है सत्याग्रह का वो स्प्रेड करना शुरू कर दिया। तो कहाँ पर किया, चंपारण पे किया, खेड़ा में किया और अहमदाबाद में किया। और इनका सन भी जो है, इनका जो ईयर है वो सीक्वेंस में आप देख सकते हैं 16, 17 एंड 18। तो यहाँ पर एक एक चीज़ों को आप समझिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जो है आपके बोर्ड में ये पूछ लिया जाता है कि चंपारण मैप में कहाँ पर है, इसको शो करिए, या खेड़ा कहाँ पर है या अहमदाबाद कहाँ पर है। तो इसे मैं मैप में आपको शो करके दिखा रही हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका ये जो इधर साइड में है, ठीक है, गुजरात के साइड में यहाँ वाला पोर्शन जो है इधर साइड में आप देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा जो है ये अहमदाबाद गुजरात में है। एंड जो ये वाला पोर्शन यहाँ पर क्या है कि गुजरात खेड़ा है, और इधर वाला पोर्शन जो है यहाँ पर चंपारण है। मीन्स चंपारण अगर आपसे पूछे कहाँ पर है तो बिहार में है, और अहमदाबाद और खेड़ा कहाँ पर है तो गुजरात में है। ये सारे मूवमेंट्स क्यों किए गए थे, इसका क्या रीज़न था, यहाँ पर कुछ शॉर्ट में भी आपको दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो अहमदाबाद है वो क्यों किया गया था अहमदाबाद में, तो अगेंस्ट कॉटन मिल ओनर्स, ठीक है, उनके अगेंस्ट किया गया था। जो कॉटन मिल के जो ओनर्स थे उनके अगेंस्ट में किया गया था ये मूवमेंट। और जो यहाँ पर था गुजरात में जो किया गया था, खेड़ा में, गुजरात में ही है दोनों वैसे, लेकिन खेड़ा में क्या किया गया था, यहाँ पे नो रिवेन्यू कलेक्शन। यहाँ पर जो मूवमेंट किया गया था कि रिवेन्यू का कलेक्शन वो नहीं करना चाहते हैं, इसके लिए किया गया था। लोगों की डिमांड थी कि उन्हें रिवेन्यू का कलेक्शन नहीं करना है। एंड जो चंपारण है यहाँ पर हुआ था मूवमेंट अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम, यानी कि जो नील खेती होती है, इंडिगो मीन्स होता है नील की खेती, नील, ठीक है। तो इंडिगो का जो प्लांटेशन सिस्टम है उसके अगेंस्ट में जो है ये वाले जो मूवमेंट्स थे वो किए गए थे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैप में ये चीज़ें कहाँ पर डिनोट की जाएंगी। तो अब हम चलिए एक एक चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ हमें जानना है पीजेंट्स मूवमेंट इन चंपारण इन 1916। क्या हुआ था यहाँ पे कि चंपारण जो है बिहार में है, और यहाँ पर जो पीजेंट्स थे उन लोगों ने क्या किया कि उनका जैसे क्या कहा जाता था कि जो इंडिगो है ना, नील की जो खेती है वो ब्रिटिश वाले इनसे ज़बरदस्ती करवाते थे। कहते थे कि आप इंडिगो की क्या कीजिए, प्लांटिंग कीजिए और हमें चाहिए इंडिगो, और अगर आपने नहीं किया तो हम जो है आपको मतलब कि वहाँ पर जो है रिवेन्यू बढ़ा देंगे या फिर और भी ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो फिर क्या हुआ कि लोगों ने इंडिगो के प्लांटेशन सिस्टम
प्रोग्राम को आगे उसको जो है रोकने के लिए ये स्ट्रगल किया, ये मूवमेंट किया, ठीक है। क्योंकि इंडिगो की जो खेती होती है ना, प्लांटेशन जो है वो एक ऐसा प्लांटेशन है कि इसको करने के बाद अगर कई सालों तक एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा इंडिगो को अगर वहाँ पर ग्रो कर दिया जाए, बो दिया जाएगा, तो वो जो खेत होता था वो ख़राब हो जाता था, बंजर हो जाता था। तो लोगों को ये होता था कि अब वहाँ का जब ज़मीन ही ख़राब हो जाएगा तो बाकी खेती वहाँ से कुछ हो भी नहीं पाएगी। तो इस तरह से लोगों ने इसका क्या किया, विरोध किया। तो इन 1916 गांधी जी ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम। तो महात्मा गांधी जी ने इनको क्या किया, सपोर्ट किया कि आप जो है इसका विरोध कीजिए। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि लोगों ने क्या किया, इसका विरोध किया। और फिर यहाँ पर क्या हुआ कि उस चीज़ का क्या हुआ, मतलब सॉल्यूशन भी निकला कि अब ठीक है, सिर्फ केवल यहाँ पर 3 काठिया, मतलब कि 3 काठी जगह पर ही क्या होगा, सिर्फ केवल इंडिगो की प्लांटेशन होगी, ठीक है। तो इस तरह से लोगों ने इसका विरोध किया। नेक्स्ट आपको पढ़ना है पीजेंट्स मूवमेंट इन खेड़ा इन 1917। तो 1917 में क्या हुआ था, ये आपका खेड़ा कहाँ है, आपने देखा अभी गुजरात में है। तो इन 1917 गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलर एंड प्लेग एपिडेमिक। द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू एंड वर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है खेड़ा सत्याग्रह के लिए क्या किया गया था। यहाँ पर खेड़ा जो जगह थी वहाँ पर क्या हुआ था कि लोग जो है एपिडेमिक से, महामारी वगैरह से बहुत ज़्यादा क्या थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। और उनका कहना था कि हम इतना ज़्यादा वहाँ पर रेवेन्यू का कलेक्शन नहीं दे सकते हैं हम, क्योंकि वहाँ पर लोगों से जो है बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा था। अब लोग क्या, क्योंकि वहाँ पर वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, खाने की कमी है, तो वो कहाँ से जो है उनके रेवेन्यू को कलेक्ट करके दे पाएंगे। तो इनका ये डिमांड था कि हमें जो है रेवेन्यू का कलेक्शन नहीं देना है। ये खेड़ा सत्याग्रह में ये चीज़ें कही गई, सत्य के लिए यही चीज़ का आग्रह किया गया, ठीक है। देन हम यहाँ पढ़ेंगे, लास्ट है हमारा मिल वर्कर्स मूवमेंट इन अहमदाबाद इन 1918। तो 1918 में कैसे सत्याग्रह हुआ, यहाँ पर अहमदाबाद में देखिए, यहाँ पे क्या हुआ था कि देयर मिल वर्कर्स वेर इन ग्रेट प्रॉब्लम ड्यू टू प्लेग एंड इन्फ्लेशन। क्योंकि पूरे इंडिया में ये चीज़ है प्लेग वगैरह हर जगह फैल चुकी थी उस टाइम। तो दे वांट एन इंक्रीज इन देयर वेजेस बट द मिल ओनर वाज इग्नोरिंग देम। वो चाह रहे थे कि उनके जो वेजेस हैं वो इंक्रीज़ किए जाएं, लेकिन उन जो वहाँ के ओनर्स हैं मिल के, वो क्या कर रहे थे, उनको इग्नोर कर रहे थे, ठीक है। वो बोल रहे थे कि हमारे पैसों को बढ़ाओ, हमारे वेजेस को बढ़ाओ, लेकिन वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो क्या कर रहे थे, उनकी बातों को जो थे वो इग्नोर कर रहे थे, अनसुना कर दे रहे थे। तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा क्या हो गया, गुस्सा हो गया। तो लोगों ने इसके लिए भी क्या किया, आग्रह किया, और बहुत ज़्यादा इसके लिए उन्होंने इसका विरोध किया। तो गांधी जी ने इनको सपोर्ट किया। तो इस तरह से जो है हमने चीज़ों को देखा, और फिर क्या हुआ, लोगों ने उनका विरोध किया। तो आप देख सकते हैं कि 16 से 15 में गांधी जी आए थे, देन उनके आते ही उन्होंने 16, 17, 18 में अपने जो है मूवमेंट्स स्टार्ट कर दिए थे, सत्याग्रह मूवमेंट। देन उसके बाद यहाँ पर आया क्या, रॉलेट एक्ट। व्हाट इज़ रॉलेट एक्ट, 1919 में ये आया था। ये एक ऐसा एक्ट है, आपको मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि इसमें कहा गया कि जो भी इंडियंस अगर दिख रहे हैं कि वो अगेंस्ट है इन ब्रिटिशर्स के, ठीक है, वो कोई भी अगर मूवमेंट कर रहे हैं, तो उनको बिना किसी रीज़न के उठा करके जेल में बंद कर सकते हैं 2 साल के लिए ना। जैसे आज के टाइम में क्या है, किसी को कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है, करेगा तो उसके पास वारंट होना चाहिए कि हाँ किस रीज़न से अरेस्ट किया जा रहा है। बट उस टाइम जो ये रॉलेट एक्ट था, ये क्या कहा गया था कि आप यहाँ पर ब्रिटिशर्स को पावर दी गई थी कि बिना किसी रीज़न के, बिना किसी वजह के उठा करके आप किसी भी इंडियन को अगर देख रहे हैं कि वो क्या है, आप वहाँ पर वो पॉलिटिक्स में है या किसी टाइप की एक्टिविटी कर रहा है, पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहा है, तो उसे आप क्या कर सकते हैं, जेल में अरेस्ट करके 2 साल के लिए बंद कर सकते हैं बिना किसी रीज़न के। तो ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी थी, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें। तो the act gave the government powers to repress the political activities. Political leaders can be arrested and kept in prison without trial for 2 years. ठीक है, बिना किसी ट्रेल के उनको 2 साल के लिए जो है वो क्या कर सकते हैं, जेल में बंद कर सकते हैं। Then Gandhi ji opposed
दिस अनजस्ट लॉ, गांधी जी जो है ये जो अनजस्ट लॉ है, जो ये असहनीय जो नियम है, इसका क्या कर रहे हैं, अपोजिशन कर रहे हैं, उसको रोकना चाह रहे हैं, उसके विरोध में हैं। तो उन्होंने क्या किया, ही लॉन्च्ड रॉलेट सत्याग्रह, उन्होंने क्या किया, रॉलेट सत्याग्रह को जो है लॉन्च किया। एंड उन्होंने एक डेट डिसाइड की 6 अप्रैल 1919, ही डिसाइडेड डेट वॉज 6 अप्रैल 1919। ठीक है, तो ये रॉलेट सत्याग्रह क्या है, इसको देखते हैं आप। यहाँ पर जो है ये रॉलेट सत्याग्रह के लिए लोगों ने किस तरह से ये रॉलेट एक्ट आया। ठीक है, ये रॉलेट एक्ट क्यों आया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका ये है मार्शल। ठीक है, लॉ को जो लाने के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल यही होता है। ठीक है, क्या है मार्शल लॉ वगैरह अभी आप देखेंगे समझेंगे। रॉलेट एक्ट के अंदर ही ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो जनरल डायर है ये बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कि निर्दयी कठोर इंसान है। ठीक है, इसके बारे में भी अभी आप देखेंगे। तो यहाँ पर पढ़ते हैं क्या हुआ था रॉलेट एक्ट में। लोगों ने क्या किया कि रैलीज इन मेनी सिटीज़ टूक प्लेस। ठीक है, लोगों ने जगह जगह क्या की, रैली निकाली इसका जो है विरोध करने के लिए, क्योंकि गांधी जी ने क्या किया है, रॉलेट सत्याग्रह जो है वो यहाँ पर जो है डिक्लेयर किया। ठीक है, कि लोगों से कहा कि अब रॉलेट सत्याग्रह हम लेकर आते हैं। तो यहाँ पर लोगों ने क्या किया, ठीक है, लोगों ने क्या की, बहुत ज़्यादा जो है रैलीज निकाली। ठीक है, वर्कर्स ऑन स्ट्राइक एंड शॉप्स क्लोज डाउन, लोग जो है वो वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक पर आ गए थे। ठीक है, लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम डाउन ऑन नेशनलिस्ट। ठीक है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो थे वो इस तरह के नेशनलिस्ट को क्या करना चाहते थे, बंद करना चाहते थे। लोकल लीडर्स वर पिक्ड फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी जी वॉज बैरिड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। अब क्या किया गया, अब ब्रिटिशर्स हैं वो भी चुप नहीं बैठेंगे। उन लोगों ने क्या किया कि जो लोकल लीडर्स थे अमृतसर के, उनको उन लोगों ने पकड़ लिया। ठीक है, पिक्ड कर लिया और महात्मा गांधी जी को दिल्ली में एंटर करने से रोक दिया। तो क्या हुआ कि ऑन 10 अप्रैल 1919 द पुलिस इन Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attacks on banks, post offices, and railway station. Then martial law was imposed and General Dyer took command it. देखिए क्या हुआ कि अब लोगों ने रॉलेट सत्याग्रह लेकर आए हैं, इसमें क्या किया, लोगों ने विरोध किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जगह जगह रैलीज निकाली, स्ट्राइक किए, शॉप्स को क्लोज कर दिया। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है उसने उसका विरोध किया। उसने क्या किया, उसने जो है महात्मा गांधी जी को वहाँ पर दिल्ली में एंटर करने से ही रोक दिया कि अगर आप आएंगे नहीं तो यहाँ पर लोग जो है आपको देखकर और ज़्यादा जो है मूवमेंट को और बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, और उसके बाद अमृतसर से भी लोगों को क्या कर दिया गया, उठा लिया गया, वहाँ के लीडर्स को जेल पे बंद कर दिया गया। तो फिर उसके बाद 10 अप्रैल 1919 को क्या हुआ कि अमृतसर में लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ पर जो है जो लोग थे उनको जो है ज़बरदस्ती उनके ऊपर अटैक किया गया। ठीक है, और उसके बाद मार्शल लॉ को लगा दिया गया, मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया और जनरल डायर के पास जो है ये सारे कमांड दे दिए गए। अब आपके माइंड में एक चीज़ हो रही होगी कि मार्शल लॉ क्या होता है। मार्शल लॉ का मतलब ये होता है कि ऐसा पावर जहाँ पर जो है, जैसे अभी इस टाइम हमारे पास हम लोगों के यहाँ कोरोना चल रहा है। ठीक है, कोरोना में जो पावर्स हैं वो अभी नॉर्मली पुलिस वगैरह के पास है, लेकिन जब पावर जो है पुलिस प्रशासन से उठा करके किसी दूसरे जैसे कि आर्मी वगैरह को दे दी जाती है, तो वहाँ पर जो है उसको मार्शल लॉ कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो पावर थी वो जनरल डायर को दे दी गई थी। ठीक है, किसे दे दी गई थी, जनरल डायर को, और मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया गया था। तो यहाँ पर क्या है, पावर इन अ हैंड ऑफ आर्मी ऑन अ रीजन, एक किसी पर्टिकुलर रीजन पे क्या है वहाँ पर जो पावर है वो एक किसी आर्मी के पास दे दी जाती है। ठीक है, उसमें भी कोई एक लीडर होगा, तो जैसे यहाँ पर जनरल डायर क्या है, उस आर्मी का लीडर है। और इट हैपेंस व्हेन पुलिस कांट कंट्रोल द सिचुएशन, ये तभी होता है जब पुलिस जो है वो इन सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, मार्शल लॉ को ले आया गया है और फिर उसके बाद लोगों को किस तरह से रोका गया आप देख सकते हैं जनरल डायर ने क्या क्या चीज़ें की। ठीक है, ये मार्शल लॉ का आप अपने माइंड में इमेज सेटअप कर सकते हैं कि इसका मतलब है कि एक ऐसा रूल जिसमें जो है वहाँ पे ब्रिटिश आर्मीज़ यहाँ पे, ठीक है, एज आप सोच सकते हैं ऐसा कि जो आर्मीज़ जो है उनके पास जो है
पावर दे दी जाएगी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, क्योंकि पुलिस जो है इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही है, जो रॉडेट सत्याग्रह हो चुका है इंडिया में। तो फिर अब क्या हुआ कि जब पावर जो है वो दे दी गई जनरल डायर के पास, तो जनरल डायर ने बहुत ही बड़ा यहाँ पर क्या किया, एक बहुत ही बड़ा खराब काम किया। ठीक है, आप समझ सकते हैं क्या किया, चलिए पढ़ते हैं। तो क्या हुआ कि जलियांवाला बाग में से इन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में एक बहुत ही दर्दनाक वहाँ पर क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ, बहुत ही खराब घटना हुई। तो क्या हुआ वहाँ पे उस समय क्या था, On 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। 13 अप्रैल को जो है ये इंसिडेंट हुआ। ऑन दैट डे अ क्राउड ऑफ विलेजर्स हु हैड कम टू अमृतसर टू अटेंड अ फेयर ऑफ बैसाखी गैदर्ड इन द इनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। ठीक है, यहाँ पे ऑफ होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो लोग थे, बैसाखी 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था, बैसाखी के दिन संडे था उस दिन, और लोग जो थे अमृतसर में एक जगह पर मेला को अटेंड करने आए थे, और कुछ लोग जो थे वो मेला यानी फेयर को अटेंड करने आए थे, जबकि कुछ लोग जो थे वो वहाँ पर जो है सभा भी कर रहे थे, ये रॉलेट एक्ट जो चल रहा था उसके खिलाफ। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि लोग वहाँ पर क्या थे, गैदर्ड थे, पूरे ग्राउंड में फैले हुए थे, इकट्ठा हुए थे। मेनी पीपल्स आउटसाइडर्स नॉट फ्रॉम अमृतसर दे वर नॉट अवेयर अबाउट मार्शल लॉ। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे वहाँ पर अमृतसर में जो बाहर से आए हुए थे। ठीक है, उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर जो है मार्शल लॉ लगी हुई है, यानी कि यहाँ पर जो पावर है वो एक आर्मी के पास दे दी गई है। ठीक है, और इस समय जो पावर है वो जनरल डायर के पास है। तो अब लोगों को नहीं पता था, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, वो गैदर्ड हुए, इकट्ठे हुए एक साथ। तो क्या हुआ, डायर ऑर्डर टू ब्लॉक द ऑल एंट्रीज एंड एग्जिट्स एंड कमांडेड ओपन फायर ऑन द क्राउड। बहुत ही इसने ख़राब काम किया डायर ने, जनरल डायर ने क्या किया, उसने ऑर्डर दे दिया कि जितनी भी एंट्री है, जहाँ से लोग निकलते हैं, ठीक है, और मतलब जहाँ से लोग एंटर करते हैं, और जितनी भी एग्जिट्स है जहाँ से लोग निकल रहे हैं, वो दोनों साइड, देखिए जलियांवाला बाग एक ऐसी जगह थी जहाँ पर एंट्री करने के लिए सिर्फ एक ही जगह था और एग्जिट करने के लिए भी सिर्फ एक ही जगह था। ठीक है, वहाँ पर कोई और गेट्स नहीं थे, सिर्फ यहाँ पर यही गेट्स थे। तो अब जब दोनों गेट्स पर क्या कर दिया गया, ओपन फायरिंग कर दी गई दोनों साइड से, तो लोग कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जा पाएंगे, वो सब वहीं रह जाएंगे। कुछ पेड़ पर चढ़ने लगे, कुछ कुएं में कूदने लगे, कुछ भागने की कोशिश किए तो उनको तो गोली लग गई, सभी को गोली लग गई, लगभग सभी लोग मर गए। हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड, लगभग वहाँ पर सैकड़ों लोग जो थे वो मर गए थे। तो आप देख सकते हैं कि क्या है, जलियांवाला बाग है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से ओपन फायरिंग की गई और लोग बेचारे कहाँ जाएंगे। ठीक है, वो उनके पास भागने की कोई जगह नहीं थी, और वहाँ पर बहुत सारे लोगों को, हंड्रेड्स लोगों को, लगभग सैकड़ों लोगों को यहाँ पर जो है उनको ओपन फायर करके मार दिया गया। देख रहे हैं आप किस तरह से फायरिंग की गई। कुछ लोग वहाँ पर कुएं में कूद गए, कुछ लोग तालाबों में कूद गए, और कूद कर जाएंगे कहाँ, वो कूदेंगे भी तो वहाँ भी मरेंगे ही, और गोली लगेगी तब भी मरेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी लोग थे वो सब के सब जो थे वो मर चुके थे, और इस तरह से जनरल डायर ने जो है ओपन फायरिंग कर दी। तो आप सोच सकते हैं उसने कितना गलत काम किया। और लास्ट में उसने क्या कहा, डायर डिक्लेयर्ड हिज ऑब्जेक्ट वाज टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ अ सत्याग्रह अ फीलिंग ऑफ टेरर। उसका कहना ये था कि मैंने जो भी ये सारे गंदे काम किए, ठीक है, उसने जो भी ये काम किया, लोगों को मारा, उसका ये बस एक रीज़न था करने का कि उनके माइंड में एक मोरल इफेक्ट दे सके, एक नैतिक विचार हो जाए लोगों के अंदर। कौन से लोगों के अंदर, जो सत्याग्रह वाले लोग हैं, उनके माइंड में ये चीज़ सेट हो जाए कि अब हम सत्याग्रह नहीं करेंगे क्योंकि हमको जो इस तरह से मारा जाएगा। तो उसने, डायर ने अपना जो है इस तरह से बोल करके पल्ला झाड़ लिया, उसने ये बोल दिया लोगों से। ठीक है, वहाँ पर जब उसके अपोज में मतलब लोगों ने जो है विरोध किया तो उसको बुलाया भी गया था, ठीक है, कोर्ट वगैरह में, लेकिन उसने यही बोल दिया कि हमें जो है वहाँ पर कमांड दी गई थी और हमें कहा गया था कि हम कुछ भी, अब मार्शल लॉ लगा है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, आर्मी है। तो उसने क्या किया, लोगों के माइंड में, सत्याग्रह वालों के माइंड में क्या किया, एक तरह का डर बैठाने के लिए कि आप अब दोबारा जो है इस तरह का कोई भी मूवमेंट ना करे, तो उसने क्या की, ओपन फायरिंग की। तो इस तरह से वो तो बच गया, लेकिन बहुत सारे सैकड़ों लोग जो थे वो मारे गए। तो as soon as this news spread, people were strikes and
अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग। ठीक है, तो अब लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। ठीक है, क्यों चुप बैठेंगे, हम इंडियंस भी थे। ठीक है, उनको भी गुस्सा आया। उन्होंने क्या किया, जब ये कांड हो चुका था, ये इंसिडेंट हो गया, तो उन लोगों ने क्या किया कि बहुत ज़्यादा वो गुस्से में आए और उन लोगों ने स्ट्राइक्स करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स पर क्या करने लगे, अटैक करने लगे। सब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। ठीक है, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको मार डालेंगे, ऐसा उनके मन में हो गया। और होना भी चाहिए, ऐसा क्यों किया उसने। लेकिन फिर भी क्या हुआ, गांधी जी जो थे वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि हमें जो है नॉन वायलेंस चाहिए था, हमें अहिंसा चाहिए थी, हमें ये वायलेंस नहीं चाहिए, हमें हिंसा नहीं चाहिए। ये जो लोग कर रहे हैं वो सही नहीं है। ठीक है, डायर ने जो किया, अब उसका बदला लेने के लिए अब लोग भी क्या कर रहे हैं, वैसा ही काम कर रहे हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वायलेंस फैल चुका है, हिंसा फैल चुकी है। लेकिन उनको क्या चाहिए, गांधी जी को नॉन वायलेंस चाहिए। तो ऑन सीइंग दिस गांधी जी क्लोज सत्याग्रह। गांधी जी ने जो क्या किया, सत्याग्रह को बंद कर दिया। तो अब सत्याग्रह बंद हो गया, तो फिर क्या हुआ कि ये जो सत्याग्रह ही अगर बंद हो गया तो रॉलेट सत्याग्रह भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये रॉलेट सत्याग्रह जो था, ये क्या हुआ कि अब गांधी जी सोच रहे थे कि अब इस तरह से काम नहीं चलेगा। ये जो रॉलेट सत्याग्रह है वो बड़े लेवल पे तो था, शहरों में था, लेकिन बट ओनली इन बिग सिटीज़, केवल बड़े शहरों में ही था। ठीक है, पूरी इंडिया के लोग इससे जो थे वो परिचित नहीं थे। सत्याग्रह से, रॉलेट सत्याग्रह से पूरी इंडिया के लोग इससे क्या थे, वो मतलब कि उसको नहीं जानते थे। ठीक है, तो गांधी जी फेल्ट दैट इट वॉज मैंडेटरी फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू कम टुगेदर फॉर अ बिग मूवमेंट। अब गांधी जी ने सोचा कि अब हिंदू और मुस्लिम को जो है एक करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग काम करना पड़ेगा। उन्होंने सोचा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब उनको एक करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाकर कुछ काम चलेगा। तो फिर उसके बाद वहाँ पर क्या आया, खिलाफत इशू यहाँ पर स्टार्ट हुआ। तो जैसे कि गांधी जी जो थे वो दुखी हो गए थे कि इस तरह से जो है लोग वायलेंस पे उतर आए। तो उन्होंने सोचा कि हिंदू और मुस्लिम को एक करने की कोशिश की। वो ऐसी जो है मतलब सोच ही रहे थे कि ऐसा होना चाहिए। तो उनको इस टाइम बहुत ही एक अच्छा जो है एक मतलब मौका भी मिल गया। ठीक है, अभी वो सोच ही रहे थे इस बात को कि हिंदू और मुस्लिम को एक किया जाए, लेकिन तब तक उनको क्या हुआ, एक बहुत अच्छा मौका भी मिल गया। तो क्या हुआ यहाँ पे, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ended with defeat of Ottoman Turkey. तो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन तुर्की। ऑटोमन तुर्की जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इससे हार चुका था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या था कि देयर वर rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Emperor। अब ऐसा यहाँ पर क्या था कि अफवाह एक फैल रही थी कि जो ऑटोमन एम्परर है, ठीक है, ऑटोमन जो शासक हैं, उनके ऊपर क्या होगा, बहुत ही एक हार्श ट्रीटी जो है लगाई जाएगी। ठीक है, बहुत ही एक मतलब कठिन जो है वहाँ पर ट्रीटी वहाँ पर साइन की जाएगी। तो ये ऑटोमन एम्परर कौन है, ये है द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, द खलीफा। ये जो ऑटोमन एम्परर है ये एक खलीफा है। ठीक है, खलीफा वो होते हैं जैसे हिंदुओं में होते हैं, वैसे ही क्या होते हैं मुस्लिमों में जो है खलीफा जो है एक गुरु होते हैं। ठीक है, कि जो मतलब कि इनको जो मुस्लिम्स होते हैं वो बहुत ही इनको मानते हैं। तो इनके पास क्या होता है कि मतलब जितने भी लोग हैं इनको बहुत मानते हैं। टू प्रोटेक्ट द पावर्स ऑफ खलीफा। तो अब क्या है, खलीफा के ऊपर क्या होगा, यहाँ हार्श ट्रीटी अगर लगेगी तो कोई भी चुप नहीं बैठेगा। ठीक है, इंडियंस के जो जितने भी इंडियंस के मुस्लिम थे वो चुप नहीं बैठे। उन्होंने कहा कि हमारे खलीफा को कोई कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, अब तो वो उनका विरोध करने लगे, क्योंकि उनको जो है खलीफा को जो है अगर इस तरह से कोई हार्श ट्रीटी अप्लाई करेगा तो वो इसका विरोध करेंगे ही। ठीक है, तो क्या हुए, टू प्रोटेक्ट द पावर ऑफ खलीफा, खिलाफत कमेटी वॉज मेड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। ठीक है, 1919 में एक खिलाफत कमेटी जो थी वहाँ पर बैठी मुंबई में, बॉम्बे में 1919 को। यहाँ पर क्या हुआ था, इसमें ये जो दो ब्रदर्स थे, ठीक है, ये आपके मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इन लोगों ने मिल करके यहाँ पर एक खिलाफत मूवमेंट बनाया। ठीक है, 2 यंग मुस्लिम लीडर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली टॉक्ड अबाउट सत्याग्रह ऑन दिस मैटर। ठीक है, उन्होंने सत्याग्रह
के लिए जो है इस मैटर पर बोला और गांधी जी से उन्होंने बात की। ठीक है, गांधी जी टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग हिंदू एंड मुस्लिम्स यूनाइटेड। तो गांधी जी, अब आपको पता ही है कि वो ऐसा मौका ढूंढ ही रहे थे कि कहाँ पर जो है हिंदू और मुस्लिम को हम एक कर सकें, मिला सकें, तभी पूरा इंडिया जो है वो आपस में यूनाइट होगा, एकता के सूत्र में बंधेगा और फिर हम ब्रिटिशर्स के क्या होंगे, अगेंस्ट हो पाएंगे। ऐसे सबकी सोच अलग अलग हो गई तो कुछ नहीं होने वाला। तो अब उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया, गांधी जी दोनों को एक साथ मिला देंगे। तो क्या हुआ, एट कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस सितंबर 1920, कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में क्या हुआ, गांधी जी ने कन्विंस किया लीडर्स को कि स्टार्ट करने के लिए नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट फॉर स्वराज एंड खिलाफत इशू। ठीक है, गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया स्वराज और खिलाफत इशू के लिए। अब यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसे हम, ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि असहयोग आंदोलन, हिंदी में इसको कहते हैं सहयोग आंदोलन। ठीक है, तो द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड ऑन 4 सितंबर 1920 बाय द महात्मा गांधी विद द एम ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ गवर्नेंस होगा, सेल्फ गवर्नेंस ऑफ एंड ऑब्टेनिंग फुल इंडिपेंडेंस। ठीक है, फुल इंडिपेंडेंस को ऑब्टेन करना और अपने खुद की गवर्नमेंट को बनाना, ये है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का एक मेन एम। तो इट वाज अ पीसफुल एंड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। गांधी जी कोई भी काम करेंगे तो उसमें वायलेंस नहीं होने वाला। ठीक है, नॉन वायलेंस ही रहेगा और ये भी जो था एक नॉन वायलेंस मूवमेंट ही था। तो प्रपोजल ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में लोगों ने क्या किया, प्रपोजल्स रखे ब्रिटिशर्स के सामने। तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने और जो यहाँ पर मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों ने मिल करके जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया है, क्या कहा उन्होंने कि सरेंडर द टाइटल्स विच वर अवॉर्डेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लोगों से उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश के द्वारा जो भी चीज़ें मिली हैं, टाइटल्स मिले हैं, जिनको जो इनाम मिला है, जो अवार्ड मिला है, जो पदवी मिली है, जो ओहदा मिला है, वो सब क्या कर दीजिए, त्याग दीजिए, उनका सरेंडर कर दीजिए। दूसरा उन्होंने कहा लोगों से कि बाइकॉट सिविल सर्विसेज। ठीक है, सिविल सर्विसेज को बाइकॉट कर दीजिए, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड स्कूल्स, ये सारी चीज़ों को बाइकॉट कर दीजिए, हटा दीजिए आप। एंड बाइकॉट फॉरेन गुड्स, जितने भी विदेशी सामान है उनको बाइकॉट कर दीजिए। द मेन एम ऑफ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वॉज द डिमांड ऑफ स्वराज एंड द सेल्फ गवर्नमेंट। और मेन एम यहाँ पर नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का क्या था, स्वराज की डिमांड करना या फिर कह सकते हैं कि सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड करना। ठीक है, स्वराज यानी कि अपना राज हो। हमारी इंडिया में ब्रिटिश वाले क्या कर रहे हैं, इनमें यहाँ पर हमारा राज होना चाहिए। तो स्वराज का माइंड में यहाँ पर आइडिया आया कैसे, वाई नॉन कॉरपोरेशन क्यों आया। तो महात्मा गांधी जी ने अपनी एक बहुत ही अच्छी बुक लिखी थी, हिंद व स्वराज में उन्होंने यही कहा कि अगर हम जो है यहाँ ब्रिटिशर्स जो भी इंडिया में आए वो हमारे सहयोग से आए हैं, हमने उनकी हेल्प की है तभी वो यहाँ पर टिके हुए हैं। अगर हमने उनकी हेल्प करनी ही बंद कर दी तो वो यहाँ से भाग जाएंगे। ठीक है, छोड़ देंगे इंडिया को वो। तो यही चीज़ उन्होंने कहा कि इसीलिए हमें नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करना चाहिए। तो रीज़न यहाँ पे आप लिख सकते हैं, वाई नॉन कॉरपोरेशन, क्यों ऐसा हुआ कि असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो इन हिज फेमस बुक, ठीक है, यहाँ पर गांधी जी की फेमस बुक थी कौन सी, हिंद व स्वराज, जो कि उन्होंने 1909 में क्या की, लिखी थी। उन्होंने क्या कहा इसमें, इस बुक में कि महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल वॉज स्टेबलाइज्ड इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस एंड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉपरेशन। ठीक है, इंडियंस के इस तरह के कॉपरेशन करने की वजह से ही सिर्फ केवल यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। अगर इंडियंस उनका जो है कॉपरेशन करना छोड़ दें, नॉन कॉपरेट करेंगे, तो यहाँ पर जो ब्रिटिश है वो इंडिया में नहीं रहेंगे। ठीक है, आप उनकी मदद ही नहीं करेंगे, उनका सहयोग ही नहीं करेंगे, तो वो कहाँ से इंडिया में रह लेंगे। तो इफ़ इंडियंस रिफ्यूज टू कॉपरेट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड केम। ठीक है, अगर लोग उनको क्या करेंगे, उनको कॉपरेट करना बंद कर देंगे ब्रिटिश को, तो स्वराज हमको बहुत जल्दी मिल जाएगा, हमारा
अपना राज जो है बहुत जल्दी हो जाएगा। देन फाइनली इन नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस दिसंबर 1920 नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड। और 1920 दिसंबर में, ठीक है, नागपुर सेशन में कांग्रेस के यहाँ पर जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको क्या कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया। लोगों के मन में ये चीज़ आ गई, अगर हम ब्रिटिश का जो है कोऑपरेट करना बंद कर दे, ब्रिटिशर्स को अगर हम लोग जो है सहयोग करना बंद कर दे, तो यहाँ ब्रिटिश जो है वो हमारे इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का इफ़ेक्ट क्या हुआ, लोगों ने इसको किस तरह से जो है सोचा और उनके माइंड में ये बातें कैसे आई कि ये इनका मतलब क्या है नॉन कॉर्पोरेशन का, उन्होंने इस बात को कैसे लिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अच्छा लगे तो यहाँ पर आप जो है लाइक भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और फिर उसको जो है आप मिस ना कर पाएँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।